चलिए, बिना किसी देरी के आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम विशाल की एक बहुत ही गहरी और मार्मिक हिंदी कविता मेरी माशूका की परतों को खोलेंगे। इसमें प्यार, दूरियों और खुद को ही दोषी मान लेने के उन उलझे हुए मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझेंगे जो इन शब्दों के पीछे छिपे हैं। ये सिर्फ कोई आम प्रेम कविता नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग के उस डार्क और कॉम्प्लेक्स हिस्से की सैर है जहां हम अक्सर अपने ही बुने हुए जालों में फंस जाते हैं। लेकिन कविता की गहराइयों में उतरने से पहले एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, क्या होता है जब प्यार एक तरह का मनोवैज्ञानिक भ्रम या कहें साइकोलॉजिकल इल्यूजन बन जाता है। ये सवाल इसलिए भी क्रूशियल है क्योंकि हम अब एक ऐसी मानसिकता में गोता लगाने वाले हैं जहां जो दिखता है वो होता नहीं और जो असलियत है उसे मानना बहुत ही मुश्किल होता है। तो चलिए, सबसे पहले प्रेमिका से जुड़े उस अजीब से विरोधाभास यानी पैराडॉक्स पर नजर डालते हैं। कविता की शुरुआत में ही एक बहुत ही गहरी बेचैनी महसूस होती है। पंक्तियां कुछ इस तरह हैं। छत से टपकती इन बूंदों सी हैं, न करीब आती न दूर जाती कभी, ना ही प्यास बुझाती मेरी। यहाँ प्रेमिका की तुलना छत से टपकती बारिश की बूंदों से की गई है। ये तुरंत एक ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देता है जहां वो मौजूद तो है, लेकिन कहानीकार की भावनात्मक प्यास बुझाने में पूरी तरह नाकाम है। बिल्कुल ऐसा एहसास जैसे पानी सामने तो है, लेकिन उसे किसी भी हाल में पिया नहीं जा सकता। और यही बात इस कविता की सबसे बड़े दोहरेपन को बड़ी ही खूबसूरती से सामने लाती है। एक तरफ वो कभी करीब नहीं आती और दूसरी तरफ वो कभी दूर भी नहीं जाती। कहानीकार के लिए वो एक दर्दनाक बीच की स्थिति में फंसी हुई है, एक ऐसा पैराडॉक्स जो असल में इस जुनूनी लगाव को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कैसे प्रकृति का इस्तेमाल एक रूपक यानी मेटाफर के तौर पर किया गया है। जैसी जैसे ये भावनाएं और गहरी होती हैं, कविता में लिखा है, वे इन हवाओं सी हर जगह दिखती मुझे, रातों के ख्वाबों से याद आती, सबेरा होते दूर चली जाती। अब यहाँ उसकी मौजूदगी को हवा जैसा बताया गया है। एक ऐसी हवा जो महसूस तो हर जगह होती है, रातों के सपनों में भी आती है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है वो गायब हो जाती है। मतलब एक ऐसी प्रेजेंस जिसे मुट्ठी में कैद करना नामुमकिन है। तो इस हिस्से से मेन टेक अवे क्या है? छत से टपकती बूंदें, हर जगह महसूस होने वाली हवा और यादों के साथ रंग। इन प्राकृतिक लेकिन न छुए जा सकने वाले तत्वों से तुलना करके कहानीकार ये साफ कर देता है कि वो प्रेमिका अब कोई फिजिकल रियलिटी नहीं रही। वो बस एक ऐसी याद है जो हर जगह मौजूद है, जो अब एक इंसान से ज्यादा प्रकृति के कण कण में घुला हुआ एक एहसास बन चुकी है। कहानी यहाँ से थोड़ा डार्क मोड़ लेती है, जहाँ हम एक दुश्मन के छिपे हुए स्नेह वाली अजीब स्थिति को देखते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही चौंकाने वाला विरोधाभास सामने आता है। वे उन दुश्मनों सी हैं जो देखना नहीं चाहते मुझे, दुख के कारण जाने बिन चैन आता नहीं। इस लाइन में प्रेमिका को एक ऐसे दुश्मन के रूप में दिखाया गया है जो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, लेकिन दूसरी ही तरफ जब तक वो उसके दुख का कारण न जान ले उसे चैन भी नहीं मिलता। ये सच में एक बहुत ही अजीब सी कश्मकश है। यहाँ कहानीकार के दिमाग का कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी विचारों की उथल-पुथल बिल्कुल साफ दिखाई देती है। एक तरफ दुश्मन जैसा बर्ताव और दूसरी तरफ दुख की परवाह। यहाँ अस्वीकार किए जाने को भी छिपे हुए प्यार का एक अजीब सा रूप मान लिया गया है। शायद ये इस कड़वी सच्चाई से बचने का एक तरीका है, खुद को ये तसल्ली देने का कि भले ही वो नफरत करती है, लेकिन कम से कम उसके बारे में सोचती तो है। ये कश्मकश अपने चरम पर पहुंचती है अगले हिस्से में, जहां बात आती है माया और मानसिक भ्रम की। यहाँ कहानीकार बहुत ही साफ शब्दों में कहता है, वे एक माया हैं जिसके दिलों में कुछ, आंखों में कुछ है। खुदा जाने दिमाग उसका क्या सोचता है। उसने पूरी तरह से ये मान लिया है कि प्रेमिका के दिल में कुछ और है और आंखों में कुछ और यही उलझन कहानीकार को अपनी शामें सिर्फ इसी सोच में डुबोए रखने पर मजबूर कर देती है कि आखिर उस प्रेमिका के दिमाग में चल क्या रहा है। यहाँ माया शब्द की अहमियत को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। माया का मतलब है एक बहुत बड़ा इल्यूजन, एक धोखा देने वाली वास्तविकता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि शायद प्रेमिका वास्तव में ऐसा कोई बर्ताव कर ही नहीं रही है, बल्कि कहानीकार ने इस रिश्ते की सच्चाई का सामना करने से बचने के लिए अपने ही दिमाग में एक बहुत बड़ा भ्रम गढ़ लिया है। वो उस सच को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा जो बिल्कुल उसके सामने है। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे क्लाइमैक्स वाले हिस्से पर पहुंचते हैं, पापी का पत्थर दिल।
उस सारी अलौकिक तरप और भ्रम के बाद कहानी में एक भारी ट्विस्ट आता है। कहानीकार अचानक ये कबूल करता है कि वो खुद एक पापी है। ये पंक्तियां सच में दिल दहला देने वाली हैं। मैं उसका गुनहगार हूं, इसकी भावनाओं का मैंने कत्ल किया, शायद इसलिए मैं भावनाहीन पत्थर दिल इंसान हूं। या वो मान लेता है कि उसने ही सचमुच उसकी भावनाओं का कत्ल किया है और इसी वजह से वो अब एक सुन्न पत्थर दिल इंसान बनकर रह गया है। ये पल पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। वो कोई पीड़ित नहीं है, बल्कि वो खुद ही इस तबाही की असली वजह है। ये आखिरी पैराग्राफ सीधे तौर पर लेखक के सिग्नेचर से जुड़ता है। ये जो जलता हुआ वी लोगो है, ये इसी बात को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दर्शाता है कि कहानीकार भले ही खुद को भावनाहीन या पत्थर दिल बता रहा हो, लेकिन उस पत्थर दिल के नीचे एक विनाशकारी, जला देने वाला अपराध बोध यानी गिल्ट धधक रहा है। बाहर से सब कुछ एकदम शांत और सुन्न है, लेकिन अंदर ही अंदर एक भयानक आग जल रही है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल पीछे रह जाता है। क्या सबसे बड़ी त्रासदी प्रेमिका को खोना है या खुद के महसूस करने की क्षमता का ही तबाह हो जाना? भावनात्मक अपराध बोध और खुद को अलग कर लेने की असली कीमत क्या होती है, इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। मेरी माशूका से यही समझ आता है कि कभी-कभी सबसे बड़ा भ्रम हम किसी और के बारे में नहीं, बल्कि खुद के बारे में पालते हैं। इस पूरी चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।